गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन पे डिस्कस करना है आज अपने को। विचलन कल अपने ये पढ़ा कि जो गैस समीकरण PV = nRT की पालना करे प्रत्येक ताप और दाब पर, वो आदर्श गैस है। जो इस समीकरण की पालना नहीं करे प्रत्येक ताप और दाब पर, वो वास्तविक गैस है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बॉयल नियम की बात करूं, एमेगेट ने बताया था ये बात, समझना ध्यान से। एमेगेट के अनुसार बॉयल का नियम क्या है? V विथ कर्मानुपाती P, ये बहुत अच्छे से अपना पढ़ा हुआ है। तो P को इधर ले आऊं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, PV बराबर नियतांक, PV बराबर नियतांक। और एक ग्राफ भी बनाया था अपने PV और P में, इस तरह का, ध्यान से समझना, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। यहां पे मैंने लिया है PV और इस साइड में मैंने लिया है दाब। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने इसको 10 गुना बढ़ाया, पहले ये 1 था, ये भी 1 था, मैंने P को 10 गुना बढ़ाया तो इस सूत्र के अनुसार V 10 गुना कम हो जाएगा। तो टोटल गुणनफल पहले भी 1 था, अब भी 1 आना चाहिए। अगर ये बॉयल नियम की पालना करे तब तो ये 1 ही आना चाहिए, PV नियत आना चाहिए। रियल में क्या होगा? अगर कर्व ऐसा आया तब तो ये आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करेगी। आदर्श व्यवहार, ऐसा कर्व नहीं आए तो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगी, मतलब PV का मान नियत नहीं रहे तो आदर्श व्यवहार नहीं है। रियल में वक्र ऐसा आएगा, समझना। हाइड्रोजन, हीलियम, चेक करो वक्र में, ये विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसा विचलन? धनात्मक विचलन। मतलब जैसे जैसे अपने दाब बढ़ा रहे हैं, ये PV नियत रहने की जगह बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहे। अगर मैं N2 की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा N2 के लिए। इस ग्राफ में देखो PV का मान पहले घटा, मतलब नेगेटिव विचलन दर्शाया, नेगेटिव विचलन दर्शाकर फिर बढ़ना शुरू हुआ, इस पॉइंट पर आदर्श व्यवहार दर्शाया और फिर ऊपर चला गया। मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये जो दाब है, इस दाब पे तो ये आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, बाकी किसी दाब पे आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहा। ऐसी जब CO के लिए देखा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, CO के लिए, ऐसी CO2 के लिए आ गया। ये वक्र ऐसे आया CH4 के लिए। तो अब इस वक्र में दो चीजें बन गई। पहली चीज, H2 और हीलियम दोनों के लिए ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। N2, CO, CO2 या CH4 की बात करेंगे, पहले ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएगी, बाद में ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट डॉट लाइन आ रही है, वैसा आ जाता, PV कांस्टेंट आ जाता, तब तो आदर्श व्यवहार है। ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक गैस है जो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रही। दूसरा समझना, ये पहला कर्व था, अब दूसरा कर्व बना रहा हूं, समझो, इसी से लेके बना रहे, सेम बात है। आदर्श गैस समीकरण थी PV बराबर nRT, ये अपने बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, PV बराबर nRT। अब ऐसे समझो, PV अपॉन nRT, PV अपॉन nRT, इस nRT को इधर लिया, PV अपॉन nRT। इसको मैंने एक नया स्थिरांक नाम दे दिया, संपीड्यता स्थिरांक Z। Z को मैंने क्या नाम दे दिया? संपीड्यता स्थिरांक, संपीड्यता नियतांक, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। अब ऐसे समझो, अगर मान लो कोई गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कोई गैस आदर्श गैस है, तो वो इस समीकरण की पालना करेगी। इस समीकरण की पालना करने का मतलब है कि PV का मान nRT के बराबर होगा।
जब पीवी का मान एनआरटी के बराबर होगा तो पीवी अपॉन एनआरटी का मान 1 होगा। अगर पीवी बराबर है एनआरटी तो पीवी अपॉन एनआरटी कितना होगा 1। मतलब अगर संपीड़ितता गुणांक Z का मान 1 आता है तब तो आदर्श गैस। अगर Z का मान 1 नहीं आए, 1 से कम या ज्यादा आ जाए तो आदर्श गैस से विचलन होगा, आदर्श गैस से विचलन होगा। अब मान लो मैं ग्राफ लूं, ध्यान से समझना, पीवी अपॉन एनआरटी, पीवी अपॉन एनआरटी और P के मध्य ग्राफ लेता हूं। एक तरफ P है, एक तरफ पीवी अपॉन एनआरटी है। तो अगर मान लो आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करे तो ये जो लाइन थी पीवी अपॉन आरटी को दूसरा नाम क्या दे सकता हूं मैं, Z या Z। देखो पीवी अपॉन एनआरटी किसको प्रदर्शित कर रहा है, Z को, Z या पीवी अपॉन एनआरटी, Z और P के सापेक्ष ग्राफ ले रहा हूं मैं। तो अब समझना ध्यान से, अगर P बढ़ेगा, P बढ़ेगा, मान लो 10 गुना बढ़ा तो पीवी V घटेगा तो पीवी नियत रहना चाहिए। अगर P बढ़ने से पीवी नियत रहा तो पीवी अपॉन एनआरटी नियत रहेगा। लेकिन अभी अपने देखा है कि पीवी और P का कर्व ऐसा आया तो Z यानी कि पीवी अपॉन एनआरटी और P में भी यही कर्व आएगा। यानी कि यहां पे Z का मान 1 है, डॉट डॉट लाइन जो है वहां Z का मान 1 है, मतलब यहां आदर्श व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है। बाकी सब के लिए देखो Z बराबर 1 नहीं है, H2 और HE के लिए Z का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इन गैसों के लिए पहले Z का मान लेस देन 1 है और बाद में यहां आकर के Z का मान मोर देन 1 है। इसका मतलब ये आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करता है। अगर वास्तविक गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित नहीं करती तो पीवी और P के मध्य भी सीधी लाइन आनी चाहिए थी, कांस्टेंट आता, और Z और P के मध्य ग्राफ खींचते तो Z का मान नियत 1 आना चाहिए था। ये इस तरह का विचलन प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था। अब अपने विचलन का कारण पढ़े, ये इतना सा लिखना है पहले विचलन, उसके बाद विचलन का कारण आगे ले लेता हूं। 1 मिनट। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण, पूरी हेडिंग लगानी है, मैंने आदि लिखा है। पूरी हेडिंग क्या है, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण। तो गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित क्यों करती है, इसका क्या रीजन है। तो इसका विचलन प्रदर्शित करने के 2 मुख्य रीजन है, मतलब 2 मुख्य कमियां हैं। किसकी कमियां हैं, अणुगतिक समीकरण की। कौन कौन सी कमी है, पहली कमी समझना, अणुगतिक सिद्धांत के निम्न 2 कमियों के कारण गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट, आयतन को नगण्य मानना, गैसीय अणु के आयतन को नगण्य मानना, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, आयतन संशोधन। बिल्कुल छोटा सा बताऊंगा आपको, कंपटीशन के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा है। वर्जित आयतन आएगा, 4 टाइम आएगा, वो कुछ नहीं करना, अपने सिंपल लेना है। अणुगतिक सिद्धांत का सेकंड पॉइंट क्या था कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई गैस है, ये पात्र में गैस है, ठीक है। अब ऐसे समझो, इस पात्र का आयतन मान लीजिए 1000 ml है, मतलब 1 लीटर है।
पात्र का आयतन 1000 ml होने का मतलब गैस का आयतन भी 1 लीटर है, यानी कि इसमें जो गैस है उस गैस का आयतन 1000 ml है। अब अगर मैं इस गैसीय कण के आयतन की बात करूं, इस एक कण के आयतन की बात करूं, मान लो ये आयतन 1 ml है। कितना आयतन है? 1 ml। तो आप ये कह सकते हो कि गैस के कुल आयतन की तुलना में ये आयतन नगण्य है। गैस के कुल आयतन की तुलना में ये आयतन नगण्य है, 0.01% है। 1000 का 1 ml कितना होगा? 0.01%। ये सिचुएशन कब है ये समझना। अपनी ये कह रहे हैं कि गैस के कण दूर दूर है, मतलब गैस का आयतन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब गैस का आयतन ज्यादा कब होता है? जब उच्च ताप हो। क्या हो? उच्च ताप। ताप ज्यादा होगा। देखो V समानुपाती है T, V व्युत्क्रमानुपाती है P। मैं ये चाहता हूं कि गैस का कुल आयतन अधिक हो। ये अधिक कब होगा? जब T ज्यादा हो, P कम हो। तो मैंने उच्च ताप और निम्न दाब लिया, उच्च ताप और निम्न दाब। अब बात समझना, उच्च ताप और निम्न दाब पर गैस का कुल आयतन ज्यादा होगा। कुल आयतन ज्यादा होगा तो गैसीय कण का आयतन नगण्य होगा, 1 ml। अब मैं इस सिचुएशन को बदलूं, ऐसे समझो। अगर मैंने सिचुएशन ये की, निम्न ताप एंड उच्च दाब, अब समझना सिचुएशन। जब मैं ताप घटाऊंगा तो गैस का कुल आयतन घटेगा, मैं दाब बढ़ाऊंगा तब भी गैस का आयतन घटेगा, ओवरऑल गैस का आयतन घटेगा। मैंने इस गैस को संपीड़ित किया, संपीड़ित करने के लिए मैंने ताप कम किया और दाब बढ़ाया, तो ये गैस संपीड़ित होगी। मान लीजिए ऐसे समझो, एक बैलून था हवा से भरा हुआ, उस बैलून को आपने से दबाया तो दबाने से उसका आयतन क्या होगा? कम होगा, कण पास पास आएंगे। तो मैं इसको इस सिचुएशन में ले आया, समझना, दबा करके इस पात्र को इस सिचुएशन में ले आया। इस सिचुएशन ये जो कण थे ये कितने थे? अप्रॉक्सीमेट लगा देता हूं मैं, 10-12 कण थे, अभी लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लगभग 12 आयतन कण मैंने ले लिए। अब समझना, ये टोटल आयतन घट करके गैस का आयतन या पात्र का आयतन घट करके मान लीजिए 50 ml हो गया, या और कम कर लो, मान लो ये 20 ml हो गया, 20 ml। अब एक बात समझो, ये एक कण है 1 ml का, ठीक है, ये दूसरा कण 1 ml का, ये तीसरा कण 1 ml का, ये चौथा कण है 1 ml का। इन्होंने टोटल ये जो आयतन दे रखा है, ये आयतन है मान लीजिए 50 ml। बात समझना। अब मैंने इन चारों कणों को संपीड़ित किया, दाब लगाकर पास पास लाया। पास पास लाने से ये जो टोटल आयतन था ये कम होकर के 7 ml हो गया। टोटल आयतन 7 ml हुआ, मतलब कुल आयतन में कमी आई। इस गैसीय कण का आयतन तो 1 ml ही रहेगा, मतलब गैस का अणु तो जितना आयतन का था उतना ही रहा, कुल आयतन कम हुआ, गैसीय अणु के आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहां जब मैंने गैस को संपीड़ित किया तो कुल आयतन 1000 ml से 20 ml हो गया, लेकिन जो गैस का जो कण था जिसका आयतन 1 ml था वो अभी भी एक कण 1 ml का होगा, 1 ml। अब सोचो 20 ml में 1 ml 5% का काम कर जाएगा, जबकि यहां 0.01% का काम कर रहा था। तो अब देखो, अणुगतिक सिद्धांत ने यह कहा कि गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में गैसीय अणु का आयतन नगण्य माना जाता है। वो बात इस सिचुएशन में तो सही है।
उच्च ताप और निम्न दाब, इस पे तो अनुगतिक सिद्धांत सही है, लेकिन अगर ये सिचुएशन कर दी तो फिर ये सिचुएशन सही नहीं है। उस समय फिर गैसीय अणु के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते, उसको भी साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। उसको इंक्लूड करेंगे तो गैस के कुल आयतन की तुलना में इस गैसीय अणु का आयतन माइनस हो जाएगा। तो अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये तो समझाने के लिए था, इतना ही लिखना आपको। आयतन संशोधन में समझना, उच्च ताप व निम्न दाब पर, उच्च ताप व निम्न दाब पर गैसीय अणु दूर दूर होने के कारण गैस के कुल आयतन की तुलना में गैसीय अणु का आयतन नगण्य होगा, परंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर गैसीय अणु पास पास आ जाने से कुल आयतन में कमी होती है। अतः अब गैसीय अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होगा, अतः गैस का आदर्श आयतन निम्न प्रकार होगा। अब आदर्श आयतन क्या होगा वो समझना, किस पर? निम्न ताप व उच्च दाब पर। V आइडल बराबर होगा V माइनस बी। यहां B वांडरवाल नियतांक है। B क्या है? वांडरवाल नियतांक। ये सिचुएशन है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। V आइडल का मतलब होता है आदर्श आयतन, जो आदर्श गैस लेते हैं। ऐसी N मोल के लिए लेता VI बराबर, समझना ध्यान से, 1 मोल के कारण नियतांक आया B, तो N मोल के लिए नियतांक आ जाएगा NB, क्योंकि V समानुपाती होता है N के। जितने गुना मोल होंगे उतने गुना आयतन के लिए नियतांक लेना पड़ेगा। तो यहां पे V तो एज इट इज रहेगा, B की जगह आएगा NB। ये किसके लिए? N मोल के लिए, N मोल के लिए। आपके हिसाब से 11th में आपको केवल ये इतना सही याद रखना है। क्या याद रखोगे? आयतन को नगण्य मानना या आयतन संशोधन। इसमें ये लिखना है, ये तो कमी थी आयतन को नगण्य मानना, आपको क्या करना है इसमें? आयतन में संशोधन करना है। आप ये लिखोगे अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैसीय अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। ये परिस्थिति उच्च ताप व निम्न दाब पर सही है, परंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर गैसीय अणु पास पास आ जाने से गैसीय अणु का आयतन नगण्य नहीं माना जाता। अतः आदर्श आयतन निम्न समीकरण के अनुसार होगा, जिसमें B क्या है? वांडरवाल नियतांक। क्या होते हैं अभी बताएंगे। ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरी कमी समझो। 2 नंबर कमी ये बताई थी अणुगतिक सिद्धांत का। तीसरा पॉइंट था कि गैसीय कणों के मध्य अंतरा अणुक बल, आकर्षण बल शून्य होता है, नगण्य होता है। वो नगण्य कब होता है समझना, यहां बल का संबंध दाब से लेना है। बल का संबंध किससे है? दाब से। अब ऐसे समझना, ये मान लीजिए कोई गैसीय कण है, ठीक है, ये कण इस दीवार से जाकर के टकरा रहा है। तो जब ये दीवार से टकराएगा तो इस दीवार पर ये एक दाब उत्पन्न करेगा। अगर अपना सर दीवार के ले जाके भिड़ाए तो अपना सर दीवार पे क्या डालेगा? दाब डालेगा, और वो दाब दीवार को सहन करना पड़ेगा। आप जितने जोर से दीवार पे अपना सर भिड़ाओगे उतना ही दाब दीवार के ऊपर लगेगा। अब समझना, ये एक कण है। दूसरा, अणुगतिक सिद्धांत ने कहा कि इनके बीच अंतरा अणुक बल का मान 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कण दीवार पे अपना सर मार रहा है तो ये इसको रोकेगा नहीं, ये इसको रोकेगा नहीं। अब कब नहीं रोकेगा वो सिचुएशन समझना। ये हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ और ये हस्बैंड। वाइफ है राजस्थान में अपने घर पे, हस्बैंड है इंग्लैंड में। अब देखो, वाइफ और हस्बैंड के बीच
दूरी ज्यादा है, दूरी अधिक है। जब इनके बीच दूरी अधिक है तो इनके बीच कोई आकर्षण, कोई प्यार, कोई स्नेह नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल 0 होगा। अब क्या हुआ कि वाइफ गुस्से में आके अपना सर दीवार पे भिड़ाती है, मतलब दीवार के ऊपर एक दाब उत्पन्न करती है P। कब? जब हस्बैंड इंग्लैंड में है तो ये दाब लगेगा P। अब दूसरी सिचुएशन समझो, हस्बैंड घर आ गया, ये वाइफ, ये हस्बैंड, अब ये घर आ गया। अब इनके बीच दूरी कम है, दूरी कम है तो आकर्षण बल प्रभावी होगा, महारानी से बिना बात ही नहीं करेगा। अब क्या किया, इसने गुस्से में अपना सर दीवार पे भिड़ाना चाहा तो पीछे से हस्बैंड ने चोटी पकड़ ली, बोले बावली है क्या, मरेगी क्या। तो रिजल्ट क्या निकला कि अब आकर्षण बल लगा, इसने इसको पीछे की तरफ खींचा, चोटी पकड़ के पीछे खींचा आकर्षण बल के कारण। पीछे खींचने से क्या हुआ कि जिस फोर्स से उसका सर दीवार से टकराता, दीवार पे जो दाब लगना चाहिए वो दाब नहीं लगेगा, उससे कम दाब लगेगा। उससे जब कम दाब लगेगा तो वो बराबर कैसे आएगा, समझ। अब ये सिचुएशन कब आई, देखो मान लो मैंने पहले पॉइंट लिखूं, पॉइंट नंबर 2, आकर्षण बल, आकर्षण बल को नगण्य मानना, ये तो कमी थी, नगण्य मानना, ये कमी थी मानना। अब इसमें संशोधन करना है तो इसको लिखेंगे दाब संशोधन। क्या लिखेंगे? दाब संशोधन। संशोधन, दाब में संशोधन कैसे करते हैं, देखो दाब संशोधन, दाब संशोधन ये कैसे करेंगे वो समझना। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने किसी गैस को ये गैस के कण हैं, इनको मैंने उच्च ताप और निम्न दाब पर लिया, उच्च ताप और निम्न दाब। उच्च ताप और निम्न दाब पर आयतन ज्यादा होगा, किसका? गैस का। जब गैस का आयतन ज्यादा होगा तो गैस के कण दूर दूर रहेंगे, इनके बीच दूरी ज्यादा होगी। ये दूरी है इनके बीच, देखो ये इनके बीच दूरी है। जैसे ही मैंने ये सिचुएशन बदली, मैंने ये किया, इसको अपोजिट कर दिया, निम्न ताप व उच्च दाब, उच्च दाब, तो गैस के जो कण थे, मैंने इस पूरे पात्र को कंप्रेस कर लिया, तो ये पात्र कंप्रेस होकर ऐसे हो गया। अब ये गैस के कण है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, जब मैंने गैसों को दाब लगा करके पास पास लाया कणों को, अब कण पास पास आ गए, तो अब इनमें आकर्षण बल प्रभावी हो गया। आकर्षण बल प्रभावी होने का मतलब अब आकर्षण बल को नगण्य नहीं मान सकते। जब नगण्य नहीं मान सकते तो मान लो यहां वाली सिचुएशन यहां बता रहा हूं, अब ये कण इस पे दाब डालना चाह रहा था P, इसने पीछे की तरफ खींचा आकर्षण के कण कि बावड़ा है कि क्यों टकरा रहे दीवार से, सर फूट जाएगा, तो पीछे खींचा तो इसका जितना दाब P आई लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा। मान लो P लगा जबकि लगना ज्यादा चाहिए था, तो जितना कम लगा वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करेंगे? A/V²। ये समीकरण आपको याद रखना है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब पूरी भाषा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। दाब संशोधन, दाब संशोधन में भाषा क्या लिखोगे? उच्च ताप व निम्न दाब पर गैसीय अणु दूर दूर रहते हैं, ऐसी स्थिति में आकर्षण बल को नगण्य माना जा सकता है, परंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर गैसीय अणु पास पास आ जाते हैं, गैसीय अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे आकर्षण बल को नगण्य नहीं मान सकते। अब गैसीय अणु पात्र की दीवार पर कम दाब डालेंगे, अतः संशोधित दाब या आदर्श दाब बराबर होगा P + A/V²। इसी समीकरण को सुंदर करके लिख देता हूं, निम्न ताप
व उच्च दाब पर। यह समीकरण आई पी आई बराबर P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर। ये तो है 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। n मोल के लिए लेना है तो यही समीकरण आ जाएगी पी आई बराबर P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर। अब समझना ध्यान से, उस समय नियतांक B था जिसको मैंने गुणा कर दिया n से, क्योंकि V समानुपाती होता है n के। इस बार जो नियतांक है A अपॉन वी स्क्वेयर, यहां V का स्क्वायर है तो 1 मोल के लिए A अपॉन वी स्क्वेयर है, n मोल के लिए n स्क्वेयर A अपॉन वी स्क्वेयर होगा, क्योंकि जब केवल V हो तो n से गुणा करना है, V स्क्वेयर हो तो n स्क्वेयर से गुणा करना है। तो यहां आएगा n स्क्वेयर A अपॉन वी स्क्वेयर। ये आएगा n मोल के लिए, n मोल के लिए, n मोल के लिए। अब A और B वांडरवाल नियतांक कहलाते हैं। दोबारा समझ लो, विचलन का कारण था आयतन को नगण्य मानना, अंतराणुक बल को नगण्य मानना। फिर इनमें संशोधन किया, पहले आयतन संशोधन किया, ये B वांडरवाल नियतांक है। फिर दाब संशोधन किया जहां पे A वांडरवाल नियतांक है। इन दोनों समीकरण को मिलाकर के वास्तविक गैसों के लिए, किसके लिए? वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल अवस्था समीकरण दी गई। वो क्या है यहां लिख रहा हूं, समझना। वास्तविक गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल अवस्था समीकरण या गैस समीकरण, अवस्था समीकरण क्या है ध्यान से समझना। एक तरफ मैं आदर्श गैस के लिए लिख रहा हूं, आदर्श गैस। एक तरफ मैं लिख रहा हूं वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए, सॉरी 1 मिनट, वास्तविक गैस के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं? वास्तविक गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए अपन क्या लिख रहे थे? एक्चुअल में मुझे यहां वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल अवस्था समीकरण लिखना है, तो केवल वास्तविक गैस के लिए आएगी। आदर्श के लिए इसलिए लिख रहा हूं कि आपके कंपैरिजन में इजी हो। आदर्श गैस समीकरण क्या थी? पीवी बराबर RT 1 मोल के लिए, पीवी बराबर nRT, पीवी बराबर nRT, n मोल के लिए। ये आदर्श गैस समीकरण थी, पीवी बराबर RT 1 मोल के लिए। ये पीवी बराबर nRT, 1 मोल की जगह n आ गया, n की वैल्यू 1 रख दो, यहां 1 हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या किया, अपने सभी गैसों के लिए ऐसे लेने लग गए, पीवी इजिकल टू RT। एक्चुअल में इसको मानते PIVI, PIVI। I क्या है? आइडल, आइडल का मतलब आदर्श, मतलब इसको ऐसे मानते हैं P आदर्श V आदर्श बराबर RT, P आदर्श V आदर्श बराबर nRT। तो अब मैं वास्तविक समीकरण जब लिखूंगा, वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल की समीकरण लिखूंगा, तो ये PI कितना है वो मान लिखना है। तो PI कितना है यहां देखो, PI बराबर है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर 1 मोल के लिए, और n मोल के लिए इसको n स्क्वायर से गुणा कर दिया। तो यहां पे आएगा PI की जगह आएगा P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, ये PI लिखा है, VI की जगह आएगा ये वाला 1 मोल के लिए, VI बराबर V माइनस B, V माइनस B बराबर RT। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए आई है, 1 मोल के लिए। n मोल के लिए लिखना है इसको, तो PI की जगह क्या हो जाएगा? P प्लस n स्क्वेयर A अपॉन वी स्क्वेयर, V माइनस NB
एन बी बराबर हो जाएगा एन आर टी, एन आर टी, एन मोल के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब मैं इसको पीवी इजिकल टू एनआरटी लिखता था, पीवी इजिकल टू एनआरटी, वो कब आएगी? आदर्श गैस है, आदर्श गैस, तब तो आप सीधा ले सकते हो पीवी बराबर आरटी या पीवी बराबर एनआरटी। वास्तविक गैसों के लिए ये सिचुएशन ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि वान डेर वाल अवस्था समीकरण जो है ये हमेशा इस समीकरण की पालना नहीं करती, मतलब पीवी इजिकल टू एनआरटी की पालना नहीं करती। कब करेगी? अगर ये सिचुएशन हुई, सॉरी, अगर ये सिचुएशन हुई उच्च ताप और निम्न दाब, उच्च ताप और निम्न दाब, तब B और A का मान 0 होगा। B और A का मान 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू, ये समीकरण पहले उतार लेना फिर बता, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? पीवी इजिकल टू आरटी या पीवी इजिकल टू एनआरटी। तो पीवी इजिकल टू एनआरटी आदर्श व्यवहार वास्तविक गैसों का तभी होगा जब उच्च ताप और निम्न दाब हो। अगर इस सिचुएशन को बदल दिया निम्न ताप और उच्च दाब, तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।